Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our 8th chapter primary occupation. And our today's topic is agriculture. Students, agriculture has a significant place in primary economic activities. Why? Because ये वही activity है, ये वही most prevalent occupation है जिसकी वजह से human ने settled life शुरू की. So agriculture has given the facility of a settled life to man. Agriculture is the main source of food in the world which fulfills about 71% of food needs. एग्रीकल्चर एक ऐसा मेन सोर्स है फूड का जो एंटायर वर्ल्ड के फूड के कंजप्शन का 71% नीड पूरा करता है. बाकी फिर 29% किससे पूरे होते हैं? ह्यूमन वेजिटेरियन होने के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी है, तो फिशेज, मीट और अदर तरीके के ऐसे ही फूड मटेरियल्स को कंज्यूम ह्यूमन करता है, तो बाकी के 29% रिक्वायरमेंट उससे पूरी होती है. स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इज बेसिकली इन द डेवलपिंग कंट्रीज. हम सभी जानते हैं कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, जीडीपी वैल्यू, द कंट्रीज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: डेवलप्ड, डेवलपिंग and underdeveloped. So the developing nations are having this occupation mainly. Which occupation? Agricultural occupation. Nowadays, due to mechanization, agricultural production has increased, and due to the increase in agriculture, international trade of agricultural product has begun. So the changing form and development of agriculture is a symbol of progress of human civilization, right? स्टूडेंट्स, आज ह्यूमन बहुत ही ज्यादा मैकेनाइज्ड हो गया है और एग्रीकल्चर में भी इसने इन मशीनरी का इस्तेमाल शुरू किया है, और इस मशीनरी के यूज की वजह से ह्यूमन का प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसकी सेल्फ सफिशिएंसी बनी रहेगी, उसका प्रोग्रेस होगा, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, और इस तरीके का चेंजिंग फॉर्म और डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर का, ये ह्यूमन के प्रोग्रेस को शो करता है सिविलाइजेशन में. तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है ये डिफरेंट तरीके के फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का परिणाम है. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं, राइट? Different agricultural system are seen in the world due to these influences. अगर आप इन एग्रीकल्चरल सिस्टम को देखें तो अलग अलग कंट्री में ये सिस्टम डिफरेंट है, और ये डिफरेंट सिस्टम एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. तो लेट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेजर एग्रीकल्चरल सिस्टम. लेट वी डिस्कस अबाउट द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फर्स्ट. शिफ्ट होने वाला एग्रीकल्चर. This agriculture is one of the oldest form of agriculture, and basically this kind of agriculture practiced in the hot tropical forest area. In the forest area, the human is burning the patch of land, cleared them, and doing the cultivation activity. And basically this kind of cultivation is done by primitive tribes. ट्राइब्स के बारे में हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्से में ऐसे भी पीपल्स रहते हैं जो कि मॉडर्न सोसाइटी से बहुत ही अलग हैं, और इन्हें कहा जाता है ट्राइबल पीपल. तो बेसिकली द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल पीपल्स. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर हैविंग. बेसिकली द साइज ऑफ सोन फील्ड्स is very small. Cultivation is done by using primitive tools such as wood, spade and shovel. साइज जो होता है जहां पर खेती की जाती है छोटा होता है. प्रिमिटिव औजारों का यूज किया जाता है जो पारंपरिक औजार होते हैं, लकड़ी,
खुरपी जिन्हें कहते हैं हम लोग, राइट। न्यू fields are prepared elsewhere again for cultivation in the similar manner when the fertility of soil diminishes after 2-3 years. अगर 2-3 साल लगातार खेती करते हैं तो मिट्टी क्या होती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस फर्टिलिटी के डिक्रीज होने पर फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के मेजर्स को नहीं अपनाया जाता, बल्कि किया क्या जाता है, लैंड एरिया ही शिफ्ट कर लिया जाता है। यानी कि एक नया पैच ऑफ लैंड क्लियर किया जाता है, बर्न किया जाता है और वहां खेती की जाती है। अंडरस्टूड? दिस इज वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसीलिए तो इसका नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज नोन एज झूमिंग इन द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, लदांग इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम से जानते हैं इसे। इंडिया में बेसिकली जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, वहां पर इसे झूमिंग कहते हैं। वहीं मिल्पा नाम दिया गया है सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में। इसी तरीके के एग्रीकल्चरल वर्क को मलेशिया में लदांग, मलेशिया और इंडोनेशिया में, वहीं वियतनाम में इसे रे कहते हैं। आपको याद रखना है कि कौन से रीजन में झूमिंग एग्रीकल्चर को लोकली किस नाम से बुलाया जाता है, एक इंडेक्स बना लीजिएगा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो डन इन अमेजोन रिवर बेसिन, कॉन्गो बेसिन एंड ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप। इस तरह का एग्रीकल्चर जो है वो अमेजोन के रिवर बेसिन में, कॉन्गो बेसिन में और ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप जो है वहां पर भी प्रैक्टिस होता है। और नाउ प्रेजेंटली द क्रॉप्स grown in this are paddy, local millets, maize, pulses and oilseed. Hope you understand the term shifting agriculture well. Let's move to the next topic, primitive sedentary agriculture. Students, gradually as the shifting agriculture took the form of sedentary agriculture and it is known as primitive sedentary agriculture. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या था कि पैच ऑफ लैंड शिफ्ट हो रहा था। अब सेडेंट्री एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पर लंबे समय तक खेती होती है, पर इसमें भी प्रिमिटिव टूल्स और इक्विपमेंट्स का ही यूज होता है, यानी कि मॉडर्निटी का इस पर असर नहीं होता। इसीलिए इस सिस्टम को प्रिमिटिव सेडेंट्री एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसके क्या क्या फीचर है, ये चलिए डिस्कस करते हैं। First feature, the soil is plugged properly after the land being cleared. जब लैंड को क्लियर कर लिया जाता है तो अब सॉइल को प्लग किया जाता है। उसमें क्या था, प्लगिंग वगैरह नहीं होती थी, बिल्कुल पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल होता था। नाउ द अवेलेबल वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। खेती मेजरली उसी जगह पे की जाती है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी हो, नदियां वगैरह हो, ताकि जो अवेलेबल वाटर है वो इरिगेशन के लिए काम आ सके, राइट। ड्यू टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अदर ऑक्यूपेशन ऑल्सो थ्राइव। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से अदर ऑक्यूपेशन को भी फ्लरिश होने में मदद मिलती है। एनिमल हर्डिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। और इस तरीके के एग्रीकल्चर में एनिमल हर्डिंग भी साथ साथ की जाती है, डोमेस्टिकेशन किया जाता है। एनिमल्स आर यूज्ड इन प्लकिंग फील्ड्स एंड इन ट्रांसपोर्टेशन। जिन एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है उनसे काम लिया जाता है, क्या काम, प्लगिंग का काम फील्ड में, और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है उनको मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम। And this type of agriculture is spread over the northeastern India, Malaysia, Indonesia and central Indies countries. Right? Now the third type of agriculture. This is called the subsistence agriculture. Subsistence का हिंदी मतलब होता है खाद्यान्न। ऐसी फूड क्रॉप्स जिनको
अपने फूड कंजप्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑल्दो एग्रीकल्चर बिगेन एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बट इट बिकेम द मेन मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पेजेंट। हालांकि हम ये सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है ये लाइवलीहुड के लिए की गई एक्टिविटी है, लेकिन आजकल ये एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बन गई है कल्टीवेटर्स के लिए। So when agricultural start fulfilling other needs apart from food, this type of agriculture came to be known as subsistence agriculture. तो ऐसा एग्रीकल्चर जो अपनी डिमांड पूरी करने के बाद अदर्स की भी डिमांड पूरी कर दे, उसी को कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज रैपिडली एक्सटेंडेड इन लास्ट 100 years. पिछले 100 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है ऐसा एग्रीकल्चर। चलिए देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं। It's a permanent form of agriculture. No shifting happen in this type of agriculture. It is practiced in the favorable natural condition. खेती वही होती है जहां पर नेचुरल कंडीशन फेवरेबल हो कल्टीवेशन के लिए। लैंड का यूज इंटेंसिवली किया जाता है क्योंकि ऐसे एरिया में पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा हो। So agriculture is practiced so intensively, and that's why in a same piece of land 2 or 3 crops grown in a particular year, एक ही साल में एक ही सेम प्लॉट पर सेम ही पीस ऑफ लैंड पर 2 से 3 फसल उगा ली जाती है। लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है और स्कैटर्ड होती है। स्मॉल होने का कारण पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होता है और हम सभी जानते हैं कि जितनी भी एसेट्स होते हैं वो जो जनरेशन होती है आगे की उनमें इक्वली डिवाइड होते हैं। यानी कि दादाजी की संपत्ति पिताजी के हाथ आई है और पिताजी ने उसका बंटवारा बच्चों में कर दिया, तो धीरे धीरे लैंड जो है उसकी होल्डिंग कम होती जाती है, स्मॉल हो जाता है। स्मॉल होने के साथ साथ बिखरा हुआ भी होता है, एक जगह पे नहीं होता। प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बाय द यूज ऑफ एडवांस। कोशिश की जाती है लेकिन इस छोटे से पैच ऑफ लैंड में ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाए, और उसके लिए क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, HYV सीड्स का, इन सब का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इरिगेशन के लिए भी एडवांस फैसिलिटीज का यूज होता है। और ज्यादा कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस भी अपनाया जाता है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है बेटा, 2 क्रॉप के बीच में एक लेग्यूम प्लांट लगा दिया जाता है ताकि जो फर्टिलिटी लूज होती है सॉइल की वो वापस से मेंटेन हो सके, रीसस्टेन हो सके। एंड दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर मेनली द फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ड्यू टू द heavy pressure of population, heavy demand of food grain. Student, basically this type of agriculture is practiced in the densely populated region of monsoon Asia. ऐसा एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है बेसिकली उन एरिया में होता है जहां पर मॉनसून टाइप की बारिश होती है। और ये भी एग्रीकल्चर डिवाइड होता है 2 तरीके की क्रॉप में, राइस डोमिनेटेड एंड wheat dominated. तो सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर राइस डोमिनेंट वाला एरिया कौन सा है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, साउदर्न एंड सेंट्रल चाइना। एंड द स्पेशलिटी फॉर दिस एरिया द 100 centimeter and above rainfall required. And in this area major food crop is rice. And the area which having the wheat dominant in the subsistence agriculture, these area extends in the north, central and western India, northern China, Pakistan, Korea, and the rainfall require below 100 centimeter. So wheat is the major food crop in this region. 2 इलाके होते हैं, एक जहां पर चावल की खेती होती है, एक जहां पर गेहूं की। चावल की खेती उन जगह पर होती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, और गेहूं की खेती वहां हो जाती है जहां पर रेनफॉल कम होती है। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट टाइप, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल है यानी कि प्रॉफिट अर्निंग। ऐसे ग्रेन फार्मिंग जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट की अर्निंग हो,
जिसका मेन पर्पस मार्केट प्रोड्यूस करना हो। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज डन विद अ कमर्शियल व्यू पॉइंट. When subsistence agriculture took the form of extensive livelihood, this type of agriculture is practiced in developed countries where land is ample and population is less. ज्यादातर ये जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, ये उन इलाकों में होता है जहां पर एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड एरिया होता है और पॉपुलेशन कवर थोड़ा सा होता है। क्या क्या फीचर होते हैं, चलिए डिस्कस करें। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग, और जहां एरिया कम से कम कितना हो, 240 से 1600 हेक्टेयर हो। दूसरी इंपॉर्टेंस, ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड टू रीपनिंग द क्रॉप इज डन बाय मशीन्स। कोई भी काम ह्यूमन लेबर से नहीं, बल्कि सारा काम मशीनरी से होता है, क्योंकि इतना बड़ा फार्म एरिया होता है कि उसके ऊपर कल्टीवेशन करना, सोइंग करना, हार्वेस्टिंग करना, सब बहुत मेहनत का काम होता है। और इन सारे कामों के लिए यहाँ के लोग क्या यूज करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम यूज करते हैं। ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, हार्वेस्टर का इस्तेमाल होता है, थ्रेशर मशीन, कंबाइन, विनोवर, इन सारी मशीनरी का यूज करके और फिर कल्टीवेशन किया जाता है। बेसिकली इन द कमर्शियल फार्मिंग, wheat is the major crop, but barley, oats, mustard, oilseeds, these etc. crops are also sown. For the storage of the extra food, the extra surplus, large warehouses established. And the human labor is very less used in this kind of agricultural work. ये जो एग्रीकल्चर है कमर्शियल, इसमें मैनुअल लेबर की कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सारा काम किससे हो रहा है, मशीनरी से हो रहा है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन लेस होता है, पर पर्सन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। जबकि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हाई होता है और पर पर्सन प्रोडक्शन लेस होता है। This type of agriculture is practiced in the temperate grassland. Temperate grassland means the area lies between 30 to 45 degree latitude. And basically, this area having the steppes of Eurasia, prairies of North America, pampas of Argentina, vales of South Africa, downs of Australia, and plains of Canterbury of New Zealand. ये वो सारे एरियाज हैं जहां पर कमर्शियल क्रॉपिंग की जाती है। एग्रीकल्चर एरिया इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ड्यू टू द कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन आजकल ये जो एग्रीकल्चरल एरिया है, जो पहले बहुत बड़े बड़े फील्ड होते थे, ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, और जब पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा तो रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। अंडरस्टूड? ऑल द कंट्रीज प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर डेवलप्ड। ज्यादातर या लगभग सभी वो देश ऐसे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं जो देश डेवलप्ड होते हैं, जिनका ज्यादातर जीडीपी वैल्यू सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से गेन होता है। राइट? दिस एग्रीकल्चर इज मैकेनाइज्ड एंड बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी। ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि एंटायर वर्क इज डन बाय मशीनरी, यानी कि ये एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड होता है और सारा काम एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। Understood? Now let's discuss the new kind of agriculture that is called the plantation. Students, this type of agriculture is also one of the example of commercial agriculture, and this kind of agriculture is developed by Europeans, basically in the tropical region during the colonial era. ये एक तरीके का कमर्शियल एग्रीकल्चर ही है, लेकिन इसकी शुरुआत, इसको इंट्रोड्यूस करने का पूरा श्रेय यूरोपियंस को जाता है। जब उन्होंने एशिया का जो ट्रॉपिकल रीजन है, उन्हें जब अपना कॉलोनाइज किया था, उस समय उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अरेंज दोज एसेंशियल क्रॉप्स फॉर यूरोपियन कंट्रीज व्हिच कुड बी ग्रोन ओनली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका मेन पर्पस क्या था? यूरोपियन कंट्रीज के लिए वो क्रॉप कल्टीवेट करना जो सिर्फ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो सकती है। द ब्रिटिशर्स डेवलप टी प्लांटेशन इन इंडिया, और इसी के तहत ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत में टी प्लांटेशन की शुरुआत की।
न सिर्फ भारत में, श्रीलंका में भी। रबर प्लांटेशन शुरू हुआ मलेशिया में। शुगर एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स, एंड द फ्रेंच ट्रांसप्लांटेड कॉफी एंड कोको इन द वेस्टर्न अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में फ्रेंच का कॉलोनाइजेशन था। द अमेरिकन्स डेवलप्ड कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन फिलीपींस में अमेरिका ने शुगर केन और कोकोनट को इंट्रोड्यूस किया। मैनी यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील, एंड यू नो दैट these coffee plantation are called fazenda। कॉफी के बड़े बड़े बागान जो ब्राजील में होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको लर्न करना है, याद रखना है इसे। तो आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन द ओनरशिप ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन वेंट टू द लोकल गवर्नमेंट और सिटीजन। जब कॉलोनाइजेशन खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, धीरे धीरे कंट्रीज वापस चली गई, और जब एरिया फ्री हुए तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो थी, न्यूली फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये एरिया या तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया या फिर लोकल पीपल्स ने। सो नाउ दीज प्लांटेशन एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूस एंड आल्सो सेल देम इन लोकल मार्केट। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के फ्रेंच के जाने के बाद में इस तरह का प्लांटेशन प्रोसेस खत्म हो गया। आज भी प्रैक्टिस होता है, और जो भी प्रोडक्शन होता है उसको लोकल मार्केट में और फॉरेन मार्केट में सेल किया जाता है। चलिए इसके फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात, कमर्शियल है फार्मिंग, तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, और एडवांस मैनेजमेंट और साइंटिफिक और टेक्निकल बेस्ड मेथड का बहुत रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही प्लांटेशन में मैनुअल लेबर का भी रिक्वायरमेंट बहुत होता है। जैसे चाय के बागान में मशीनरी काम नहीं कर सकती, वहां पर ताजा ताजा पत्तियां चुन करके तोड़ना होता है, और ये काम सिर्फ मैनुअल लेबरिंग के द्वारा ही पॉसिबल है। इसी तरीके से कॉफी के जो बीन्स होते हैं उनमें से बढ़िया बीन्स अलग करना, ये भी मैनुअल लेबर ही हो सकता है पॉसिबल। तो इन दिस एग्रीकल्चरल प्रोसेस, इन दिस प्लांटेशन एग्रीकल्चर, द ह्यूज लेबर इज रिक्वायर्ड, एंड बेसिकली this is a kind of plantation, so a single crop agriculture is done। एक ही तरह का क्रॉप पूरा का पूरा फार्म में किया जाता है। in the plantation basically those kind of crops cultivated which is further used as a raw material की तरह जो काम आ सके, ऐसी क्रॉप ज्यादातर लगाई जाती है। हमारे इंडिया में और बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ बेसिक फ्रूट्स की या फिर स्पाइसेस की खेती होती है, जैसे कि कार्डमम, ब्लैक पेपर, शुगर केन, रबर, टी, कॉफी, कोकोनट, बनाना, ये कुछ ऐसे ही क्रॉप्स हैं जिनका प्लांटेशन ही होता है, यानी कि पूरे एंटायर फील्ड में सिर्फ एक ही तरीके की खेती। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडोनेशिया, मलेशिया, साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, साउदर्न चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, सेंट्रल अफ्रीका, ब्राजील, फिजी, क्यूबा एंड हवाईयन आइलैंड। आपको इन सबको लोकेट करना है मैप में। तो बेटा ये सारा जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है ये इन पर्टिकुलर एरियाज में होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज मिक्स्ड एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, मिक्स्ड एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर है, और मिक्स्ड एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी होती है। तो जहां पर भी कल्टीवेशन और एनिमल रियरिंग साथ साथ होती है उसको कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर, राइट। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल रियरिंग एंड क्रॉप कल्टीवेशन इज डन साइमल्टेनियसली, इट मीन्स टुगेदर, and this type of agriculture is practiced in very highly developed parts of the world। ये जो highly developed areas हैं वर्ल्ड के वहीं पर होता है। So it extends in the eastern part of North America, northern western Europe, some part of Eurasia and the temperate latitudes of southern continent। ये सिर्फ यही पर्टिकुलर हिस्से हैं जहां पर मिक्स्ड एग्रीकल्चर किया जाता है।
इसे भी आपको मैप में लोकेट करना है, क्योंकि मैप इससे रिलेटेड कंपल्सरी बिहाफ पर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए मेन फीचर डिस्कस कर लें इसके। क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल रेयरिंग आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इसमें क्रॉप प्रोडक्शन को और एनिमल रेयरिंग को बराबर का इंपॉर्टेंस मिलता है। लैंड की होल्डिंग मीडियम साइज की होती है। ज्यादातर क्रॉपिंग व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ओट्स, मेज, सोयाबीन और साथ में फॉडर क्रॉप्स की जाती है। एनिमल्स रियरिंग में कौन से एनिमल्स को रियर किया जाता है? बेसिकली शिप, गॉट, पिग, कैटल, हैन एटसेट्रा, they are reared along with the crops. Rotation of crops and multiple crops maintain the fertility of soil. इसमें क्रॉप रोटेशन या फिर मल्टीपल क्रॉप, इन दोनों प्रोसेस को यूज किया जाता है। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि दो काम साथ हो रहे हैं, खेती भी हो रही है और पशुपालन भी हो रहा है। स्किल्ड और सुटेबल फार्मर्स चाहिए होते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से दोनों वर्क को बैलेंस तरीके से मेंटेन कर सके। And this type of agriculture is practiced near metropolitans. ज्यादातर ऐसे एग्रीकल्चर मेट्रोपॉलिटन एरियाज के आउट जो शोर होते हैं वहां पर किया जाता है, आउटशोर्स पर। क्यों? क्योंकि एनिमल रियरिंग और कल्टीवेशन दोनों साथ हो रहा है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट भी तैयार हो रहे हैं और खेती भी हो रही है। खेती भी किस चीज की होती है? बेसिकली या तो ग्रेन्स की या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। और अगर आसपास इलाका होगा तो इसकी सेलिंग बहुत ही लेस टाइम पीरियड में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि खराब होने वाली चीजें होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सपोर्टेड बाय एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मेथड, सुपरलेटिव ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलायबल रेनफॉल। तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं इस एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एडवांस एग्रीकल्चरल मेथड का यूज करना ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, प्रोड्यूस की गई क्रॉप को ट्रांसपोर्टेशन मिलना, अच्छा सुपरलेटिव, जल्दी हो, चीपेस्ट मोड हो और रिलायबल रेनफॉल, तभी ये पॉसिबिलिटीज बन सकती। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द टर्म वेल। नाउ डेयरी फार्मिंग, दिस इज ए स्पेशलाइज्ड वे ऑफ एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग एक स्पेशलाइज्ड वे होता है एग्रीकल्चर का। इसमें स्पेशल अटेंशन एनिमल रिप्रोडक्शन पे दिया जाता है, एनिमल हर्डिंग पे दिया जाता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पर दिया जाता है एनिमल। डेयरी फार्मिंग में उन कैटल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है जिनसे दूध मिलता है। तो एनिमल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय साइंटिफिक मेथड इन दिस। बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ रखा जाता है और इनको साइंटिफिक मेथड से लुक आफ्टर किया जाता है, देखभाल की जाती है। एंड मिल्किंग एंड इट्स प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर डन बाय मशीन। दूध निकालने से लेके उसकी पूरी प्रोसेसिंग दूध से पनीर, मक्खन, घी और वेराइटी ऑफ सब्सटेंस बनाने का सारा काम मशीन्स करती हैं। डेयरी एग्रीकल्चर इज डन नियर सिटीज, और ये ज्यादातर सिटीज के आसपास होता है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स के आसपास होता है। क्यों होता है? गुड मार्केट अवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि मार्केट में मिल्क की डिमांड होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, और ये तभी पॉसिबल है जब जहां प्रोडक्शन हो रहा है उसके नियर बाय ही मार्केट अवेलेबल हो। तो ऐसा डेयरी फार्मिंग कहाँ कहाँ होता है? बेसिकली कमर्शलाइज तौर पर न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइप इज ट्रक फार्मिंग। ट्रक के ऊपर खेती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रक फार्मिंग में वेजिटेबल ग्रो होते हैं, जो आउटर बेल्ट होती है अर्बन एरिया की, वहां पर। So these products are loaded in trucks and sold in the nearby urban centers. क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको ट्रक में लोड किया जाता है और नियर बाय अर्बन सेंटर में भेजा जाता है। क्योंकि इसमें ट्रक का यूज होता है, इसीलिए इस फार्मिंग का नाम ही रख दिया गया है ट्रक फार्मिंग। ट्रक के अंदर फार्मिंग नहीं होती है, बस जो भी फार्म प्रोड्यूस है उनका मूवमेंट ट्रक से किया जाता है। So the distance between market and farms are determined by distance traveled by trucks, and this traveling distance is just an overnight completed in
जस्ट एन ओवरनाइट। जो डिस्टेंस होता है मार्केट का और फार्म एरिया का, इतना ही होना चाहिए कि एक रात में ट्रक जो है वो मंडी में पहुंच जाए। तो हेंस दिस फार्मिंग इज टर्म्ड एज ट्रक फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनिशियली बिगेन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले ट्रक फार्मिंग की शुरुआत यूएसए में हुई और धीरे धीरे ये एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है इंक्रीज होता गया, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल की डिमांड मेट्रोपॉलिटन एरियाज में और इंडस्ट्रियल रीजन में बहुत ज्यादा है, वहां पॉपुलेशन कवर बहुत ज्यादा होता है। तो दिस एग्रीकल्चर इज डीपली एसोसिएटेड टू अर्बनाइजेशन। इन सबसे हम ये कह सकते हैं कि ट्रक फार्मिंग जो है सबसे ज्यादा किससे एसोसिएटेड है? अर्बनाइजेशन के प्रोसेस से। अर्बनाइजेशन जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है इंडिया में भी ये प्रोसेस ट्रक फार्मिंग का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन पॉपुलेशन को वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो उनकी इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रक फार्मिंग का प्रोसेस भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस टर्म एज वेल। नाउ लास्ट इज हॉर्टिकल्चर। एक और तरह की फार्मिंग होती है जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली फ्रूट, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स तीनों को ग्रो किया जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की फार्मिंग है, बिल्कुल ट्रक फार्मिंग के जैसे ही। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर इन ह्यूज डिमांड इन सिटीज, राइट? आजकल फ्रूट की डिमांड और फ्लावर्स की डिमांड दोनों ही शहरों में बढ़ रही है और डिफरेंट टाइप के फ्रूट जो हैं डिफरेंट रीजन्स में होते हैं। यानी कि पर्टिकुलर कोई भी एक रीजन ऐसा नहीं है जहां हर तरह की खेती होती हो, हर तरह के फल मिले। पर फल खाना सबको अच्छा लगता है, इसीलिए डिफरेंट एरिया से ये फल ट्रांसफर होके आते हैं। लाइक banana, mango, coconut, etc. grown in tropical region, whereas apple, pear in temperate region, lemon, orange, grapes are grown in Mediterranean region. These are citrus fruit. और citrus fruit जो है मेडिटेरियन रीजन में अच्छे से ग्रो होता है। पर यहाँ पर क्लियर हुआ कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के फ्रूट्स ग्रो होते हैं और डिमांड हर जगह होती है। तो इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया जाता है। Nowadays, flowers are also in a great demand, just like fruits in urban areas. So, farmers are highly profited from the sale of flowers. आजकल हम सब कई ओकेजन पर अपने घर को डेकोरेट करने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए बुके वगैरह का यूज करते हैं और इन सब में यूज होते हैं ओरिजिनल फ्लावर्स, रोज, लिली, राइट, और डिफरेंट तरीके के अदर फ्लावर्स। तो क्योंकि फ्लावर्स की डिमांड बढ़ रही है तो इन फ्लावर्स का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इंडिया में ही रोज और मैरीगोल्ड की हाईली प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि इंडिया में इन दोनों ही फ्लावर्स की बहुत डिमांड है। हमारे मंदिर में मैरीगोल्ड और रोज की मालाएं डेली चढ़ती हैं, राइट? तो इन बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से आजकल हॉर्टिकल्चर भी काफी ग्रोइंग प्रोडक्शन है, काफी ग्रोइंग एग्रीकल्चर है। नाउ द एग्रीकल्चर टॉपिक इज फिनिश। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक वेल। So thank you and have a nice day.